हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही आप रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारे जो भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं वो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि परीक्षाओं से ही लिए गए हैं। इसलिए चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है 42028 के मासा, इंग्लिश में इसको HCF तथा लासा LCM का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 4, 20 और 28 का आपको मासा निकालना है, मीन्स HCF निकालना है। तो मासा का मतलब जिससे ये डिविजिबल हो और किसी एक में, देखिए ऐसे ही समझे, जैसे ये 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो 4 एकम 4 ये खत्म हो गया, तो इसका मासा तीनों का क्या हो जाएगा, 4 ही होगा अगर इससे पूरा विभाजित हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 4 का फैक्टर करेंगे तो आप आएगा 2 गुणा 2 गुणा 1, और 20 का करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, और 28 का करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। तो देखिए 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये हो जाएगा। अब आप देख लें जो सब में मिल रहा हो, सब में जो कॉमन हो, तो क्या है, 2 है 2 बार, ये सब में कॉमन है। क्या इसके अतिरिक्त और कुछ मिल रहा है? मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, 1 भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए 2 जो है 2 बार मिल रहा है और 1, तो इसका मतलब 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 4 आ गया इसका मासा। इस प्रकार से, या किसी एक संख्या से ये तीनों विभाजित हो जाएं तो वही इसका मासा होगा। जैसे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, लेकिन 1 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 1 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो 4 एकम 4, अब 1 ही बचा यहां, तो 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया मासा। अब आप लासा निकाल लें। लासा में क्या करना है, लासा में जो दोनों में मिले हैं वो मतलब 4 मिला है, और इसके अतिरिक्त तो जो बच रहे हैं, तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है और 7 बच रहा है। तो 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, 140 हो जाएगा इसका लासा। लासा कितना हो जाएगा, 140। अगर नहीं समझ में आता तो इसका लासा निकाल कर देख लें, 4, 20 और 28। चलिए आप 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 दहम 20 और 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 दूना 28 होता ही है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। फिर आप देखें अब 5 से ही जाएगा, और 5 एकम 5 तो बचा 7, और फिर 7 से ही विभाजित होगा, तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे तो आएगा वही 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ये हो जाएगा आपका लासा। तो आप चाहें तो ये फैक्टर एक बार लिख लिया, इससे आप दोनों निकाल सकते हैं, लासा और मासा दोनों। और दूसरे तरह से भी आप निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल के आप देख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में समय कम रहता है, इसलिए जल्द से जल्द जैसे हो पाए वो आप ट्रिक अपनाएं। मैंने आपको बता दिया सब। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि हम जो कर रहे हैं ये लासा और मासा, ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लासा, पहले मासा निकालना था, फिर लासा, दोनों आपने निकाल लिया, दोनों का योगफल क्या है। तो देखिए लासा कितना है, 140, और योगफल मीन्स योग आपको निकालना है, तो किसका, लासा और मासा का। लासा 140 और मासा 4, 144 हो जाएगा, 144।
यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं जिनको सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ती है, नहीं तो सब ये ऐसे ही आ सकते हैं। देखिए, जब भी आपको बटे में दिया हो या अपॉन में दिया हो और संख्याएं अपॉन में दी गई हो या बटे में दी गई हो और लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त आपको निकालने के लिए कहता है अगर, तो आप क्या करते हैं? आपको ध्यान ये देना है कि जो ये इस प्रकार से है 2/3 और 3/4। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, जब बटे में या अपॉन में दिया गया हो संख्या और इसका हमें लासा या मासा निकालना, जो भी निकालना हो, इस क्वेश्चन में तो लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक कह रहा है तो इसका मतलब लासा। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो कह रहा है वो हमें अंश वाले का करना पड़ेगा। अंश में क्या है? 2 और 3, तो आपको लिखना है 2 व 3 का लासा जो कह रहा है, और अतिरिक्त जो नीचे दिए गए हैं 3 और 4, 3 व 4 का मासा हमें नहीं कहा गया है। तो ध्यान है, जो क्वेश्चन कहा गया होगा वो ऊपर वाला करना है अंश का, और नीचे वाले का उसका विपरीत कर देना है। ये चीज आपको दिमाग में अगर आ जाएगा तो फिर आप अपॉन वाले क्वेश्चन में आप कभी घबराएंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं 2 और 3 का जब लासा हम निकालते हैं तो आएगा क्या? 2 और 3 का लासा निकालेंगे तो 2 से 1 बार गया, फिर 3, फिर 3 एकम 2 गुणा 3 का मतलब 2 3 6 आया। लासा कितना आ गया? 6। और मासा, मासा मीन्स जो दोनों में कॉमन हो या किसी एक संख्या से जो दोनों विभाजित हो जाए और एक कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए ये 3 है, 3 एकम 3 करते हैं तो 4, एक तो ये 3 विभाजित हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। 2 से करें जरा, 2 दूना 4, वो विभाजित हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए अब देख लें, अगर चाहें तो इस प्रकार 3 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 1 और 4 का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 1। दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1। जो हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है वही हमारा मासा होगा। तो मासा क्या? 1, तो 1 लिख देंगे। अब 6/1 का मतलब हुआ 6, नीचे हर में 1 रहता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो आ गया ये आपका आंसर। आपको ज्ञात करना था इसका लासा। आंसर आया 6, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा ही आप करिए। आप क्या करें? पहले सबसे छोटे सार्वगुणज, जब सबसे छोटा सार्वगुणज की बात आ जाए तो फिर आप तुरंत इसका लासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो लासा देखिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा सार्वगुणज के लिए आप निकालेंगे लासा 30, 36 और 42 का। चलिए अब जरा ध्यान दें, सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से 15 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 13 बार गया, नहीं 2 एकम 2 और 2 8 16, 18 बार, 18 दूना 36 होगा। और फिर इसको 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 दूना 42, तो 2 हो गया ये। अब देखिए फिर 2 से करेंगे तो 15 तो नहीं विभाजित होगा, 2 9 18, ये विभाजित हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर अब देखेंगे 3 से हो पाएगा, 3 पंजे 15, 3 का 9 और 3 सत्ते 21। फिर आप 3 से दोबारा कर सकते हैं 5, 3 एकम 3, जिनमें नहीं जाता उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5,
और फिर बचा 7, तो अब 7 से करेंगे। चाहे हम आगे करें या ना करें, फिर आपको 5 और 7 को ध्यान देना होगा कि 5 और 7 ही है इसमें शामिल। ऐसे ही लिख लेते, लेकिन चलिए हमने लास्ट तक कर दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करते हैं, ये अब इसी को जरा मल्टीप्लाई कर लें। क्या करना है हमें, 7 से 5 में गुणा करें, 7 पंजे 35, और 35 से 3 में गुणा करें। तो देखिए 35 से 3 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 3 पंजे 15, 3 का 9, 1 10, 105। मतलब इससे 7 पंजे 35 और 35 तियां 105, फिर अब 3 में कर लेना है। तो गुणा 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तो 1 आ जाएगा, 3 एकम 3। अब 315 आया, 315 दूना 630 और 630 दूना 1260। क्या होगा, 1260। तो देखिए यहां पर जो आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हैं लासा। तो लासा कितना आ गया, 1260। लासा बराबर 1260। इसके बाद देखें आगे क्या है क्वेश्चन में, तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल। तो पहले सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकाल लें। सबसे बड़ा अगर कहता है तो आप करेंगे मासा। अब 30, 36 और 42 का मासा भी निकाल लें। 30, 36 और 42 का, 30, 36, 42। तो क्या करेंगे, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, ये आएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसका देखेंगे 36 का, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, 2 दूना 4 तियां 12 तियां 36। अब 42 है तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1, 2 तियां 6, 6 सत्ते 42, एकम 42, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें मौसा निकालना है। मौसा के लिए जो सब में मिल पाए, 2 सब में मिल रहा है, और देखिए क्या मिल सकता है, ये 3 भी हमें सब में मिल रहा है एक बार। इसके बाद और कुछ भी मिल रहा है, ये इसमें 7 है, इसमें 5 है, और यहां 2 भी है, तो और तो कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो आया क्या, आएगा 2 गुणा 3, इसका मतलब 6 आ गया इसका मौसा। अब 6 मौसा आ गया तो लासा और मौसा दोनों हो गए। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है आगे, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड और सबसे छोटे सार्वगुणज का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका मतलब 1260 में 6 से गुणा करना है, जो मौसा आया है। तो 1260 गुणा 6 अगर कर देते हैं तो 6 गुना 0 और 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, और 6 एकम 6 और 1 7। तो 7560 इसका आंसर आएगा, गुणनफल आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका माध्य और माध्यिका पहले आपको निकालना है। आप पहले क्या निकालें, माध्य निकाल लें। और माध्य बराबर क्या होगा, जितना है वही समांतर माध्य, तो जितना है ये संख्याएं इन सब का योग बटा ये कितने हैं। तो कितने हैं ये जरा देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, तो बटा 5। और माध्य बराबर सबको जोड़ डालिए, तो आप लिख देंगे
5.02 प्लस 5.18 प्लस 5.12 प्लस 5.007 प्लस 5.018, इन सब जोड़ 5। चलिए जोड़ते हैं इनको अगर हम जोड़ते हैं तो इसका योग आता है 25.345 बटा 5। अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 8 को जोड़िए 7 में, 8 7 15, और तीसरे स्थान पर इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, 5 हासिल 1। अब दूसरे स्थान वाले को देख लें, 1 और 1 2, यहां 0 है तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और फिर यहां क्या है 2 2 2 4, और 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1। 1 और 0 तीसरे स्थान पर देखेंगे, 1 और 0 1, 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, फिर 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 3 हो। इसके बाद दशमलव है, दशमलव हमने लगा दिया। फिर इसके बाद जो पूर्णांक में है वो है 5 10, 5 10, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 5 25, 25.34। अब क्या करें, 5 से इसको भाग देना है तो आप 5 से भाग दे सकते हैं। 5 पंजे 25, भाग नहीं जाएगा तो आप एक 0 लगाएंगे तो 34 में आप भाग दे सकते हैं, और 5 6 30, तो 4 बचेगा और 45 जाएगा, 5 9 45, 5.069, 5.069 ये आ गया। क्या आ गया, ये माध्य 5.069 क्या है, ये हो गया माध्य। अब क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए देखिए, माध्यिका के लिए हमें इनको थोड़ा पहले आरोही क्रम में रख लें। आरोही क्रम में रखने का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आरोही क्रम में रखने में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा स्थान तक किसमें है मामला। तो ये 2 स्थान तक, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, इसमें दशमलव बाद 2 स्थान, इसमें 2 स्थान, दशमलव बाद 3 स्थान, इसमें भी 3 स्थान। तो अब इनमें छोटी संख्या जो हो वो है 5.07, 5.007। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे 5.007। इसके बाद फिर इससे थोड़ा बड़ी 5.018, और इससे भी थोड़ा बड़ी फिर लिखेंगे तो क्या आएगा 5.02। इससे भी थोड़ा और बड़ी लिखेंगे तो आएगा 5.18। फिर थोड़ा और बड़ी लिखेंगे, नहीं हाँ ठीक है, और लिखेंगे तो क्या आएगा 5 दशमलव, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 5.12 था पहले, उसको नोट कर दें। फिर उसके बाद 5.18 ये हमने लिख लिया। हम आरोही क्रम में रख रहे हैं, आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लें जरा, चाहिए कुछ मिस्टेक हो गया, इसको वही होना चाहिए जो लिखा था, ये 5.18 ही होगा, ये 5.12 हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है। माध्यिका ज्ञात करनी है, तो हमने आरोही क्रम में नोट कर लिया, आरोही क्रम में इसको नोट किया था। अब इसके बाद हम इसकी माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका के लिए हम देख लें पहले ये कितने हैं, 5 हैं संख्या में। तो माध्यिका के लिए होगा n+1वां अपॉन 2 पद। तो आप देखें क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n+1 अपॉन 2 वां पद। n मीन्स 5 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 6/2, इसका मतलब 3वां पद। तो तीसरा पद क्या है देखिए जरा, आरोही क्रम में आपने जो आरोही क्रम रखा उसमें तीसरा पद, तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये 5.02। तो देखिए 5.02 जो है ये क्या है, तीसरे स्थान पर है, और हमें तीसरा ही 3वां पद या तीसरा पद हमें ज्ञात करना था। तो माध्यिका कितनी आ गई, 5.02, 5.02। अब हमें क्या करना है, माध्य और माध्यिका का हमें योगफल बताना है, माध्य और माध्यिका का योगफल। तो योगफल देखें क्या हो जाएगा, योग बराबर माध्य कितना आया है 5.069 धन कितना आया अभी 5.02, 5.02। इसी को आप जोड़ दें, 9 6 2 8 0 ये हो जाएगा 10.089, 10.089 आपके ऑप्शन में मैच करें। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, इस तरह से कभी आंसर में जल्दबाजी ना करें, सारे ऑप्शनों को अपने आंसर के हिसाब से पहले मिलाया करें। जैसे मैंने ही जल्दबाजी कर दी, देखिए 10.089 तो 10.089, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का वक्रपृष्ठ 1000 सेमी है, इसके आधार का व्यास 20 सेमी है, तो बेलन का आयतन है। देखते हैं, वक्रपृष्ठ हमें दिया है बेलन का, तो बेलन का वक्रपृष्ठ मीन्स 2πr(h) दिया है 1000, नोट कर लेंगे 1000 सेमी, और व्यास हमें दिया है, इसके आधार का व्यास 20 है, तो r मीन्स त्रिज्या हो जाएगा 20/2 मतलब 10 सेमी। तो हम इसको रख देंगे 2π इंटू r रखेंगे, तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। पहले इसको जो दिया हमें, इससे हम देखें इंटू h है, h हमने नोट कर दिया, पहले इससे हम h की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमने रख दी 10, h वैसे ही है तो ये है। अब इसको देखो h की जब वैल्यू निकालेंगे 10,000 लिख रहे हैं, 1000 बटा 2 पाई गुणा 10, 10 से एक 0 कट जाएगा, और 2 से इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 50। इसका मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 50/पाई। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर हो गया ये, हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है, πr²h आयतन के लिए। अब हम पाई इंटू r² मीन्स 10 का वर्ग मीन्स 10 2 इंटू h की वैल्यू 50/पाई, ये जो अभी निकली। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। अब जरा ध्यान दें, 50 गुणा 10 मीन्स 10 दहम 100, 100 पंजे 500 और एक 0, 5000 हो जाएगा
सेमी क्यूब आयतन। तो देखिए इसमें ऑप्शन में 5000 कौन सा है, 5000 सेमी क्यूब होना चाहिए। तो चलिए चेक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, गहराई 1 मीटर, आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन। तो देखिए पूरी टंकी का आयतन बटा 2 कर लेंगे। तो आयताकार टंकी है, इसका मतलब घनाभ के आकार की है। तो आयतन जब इसका निकालेंगे, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और घनाभ के आयतन का होगा 6 गुणा 2.4 गुणा 1, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सब देखिएगा पहले यूनिट एक होनी चाहिए, 6 मीटर इतना मीटर इतना मीटर, मीटर ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरी नहीं भरी, आधी भरी, तो अपॉन 2 कर लें, अपॉन 2 मीन्स आधा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 3 से 3 1 कम 3, अब इसमें गुणा कर दें तो 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 7.2 सेमी मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन निकल गया 7.2, तो इसका थोड़ा सा पहले हम देख लें ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन जो है इसका डी मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ यूनिट लिखने में गड़बड़ हुआ है। चलिए ये हो गया, जल का आयतन निकल आया 7.2 मीटर क्यूब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5.3 है। यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बार बार समझाया है, जब भी अनुपात में कुछ भी दिया हो और एक्चुअल में मानना हो तो माना पुरुष और स्त्री की संख्या, तो पुरुष बाद वाला है, पुरुष बराबर 3x और स्त्री की संख्या बराबर 5x। तो स्त्री पहला और पुरुष बाद में, तो पहला वाला स्त्री है, तो स्त्री की संख्या कितनी हो गई 5x। और देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है, यदि स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 अधिक हो, स्त्री की संख्या यदि पुरुष की संख्या से 40 अधिक, तो स्त्री की संख्या मीन्स 5x, ये बराबर है किसके, पुरुष की संख्या से 40 अधिक के बराबर है। तो आप देखें 5x और इसको इधर लाते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस में और बचेगा 40, 5x में 3x घटाएंगे 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40/2 मतलब 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब हम स्त्री और पुरुष की संख्या चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, अब स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या में दोनों का जोड़। अब स्त्री की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले ये निकाल लें। स्त्री की संख्या बराबर 5x, इसका मतलब 5 गुणा 20 और 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100, और पुरुष की संख्या बराबर 3x, इसका मतलब 3 गुणा 20 और 60 हो जाएगा। दोनों का योग मीन्स 100 धन 60, दोनों को जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा दोनों का योग। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है 4:9 का, तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात है 9:16। पहली और तीसरी संख्या का योग बताइए। तो पहली और दूसरी का जो अनुपात है, देखें जरा, पहली और दूसरी का 4:9 है, फिर दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है 9:16। तो इसका मतलब अगर तीनों को हम अनुपात में लिखना चाहें तो हो जाएगा 4:9:16, ऐसे लिख सकते हैं तीनों को। अब जरा देखें, तीन संख्याओं का योग 58 है और तीनों का अनुपात ये हो गया, तो तीनों संख्याएं हमने मानने के लिए आपको बताया ना, x से मल्टीप्लाई करिए, तो 4x 9x और 16x, ये तीनों संख्याएं हो गई, हमने मान लिया। अब क्या करें, तीन संख्याओं का योग 58 है, तो जोड़ दीजिए 16 और 4 20 9 29, 29x बराबर 58, तो x बराबर 58/29,
29 दूना 58, x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू आ गई 2 तो पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली क्या है 4x और तीसरी क्या है 16x। पहली संख्या में 4x मतलब 4 गुणा 2 मतलब 4 गुना 8, और तीसरी 16 गुणा 2 16 गुना 32, दोनों का योग 32 8 40। ये हो जाएगा आपका आंसर, योग हो गया 40। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्यंजक 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है, तो आप क्या करें, इसका गुणनखंड करके देखें पहले, तभी तो गुणनखंड निकलेगा। 26 को 2 में गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 को आप फैक्टर कर लेंगे तो 13 चौको 52, 13 गुणा 4 होगा, और आप इसको जो है लिख दें 9 की जगह पर 13 ऋण 4, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। हम उसकी जगह पर ऐसा कुछ रखें जिससे मान परिवर्तन ना हो। तो हम जब 52 का करेंगे फैक्टर तो आएगा हमें 13 गुणा 2 मिलेगा, तो 13 चौको 52, 13 में से 4 घटाएं तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लें। 2x मिडिल टर्म को हम तोड़ रहे हैं, मध्य भाग को तोड़कर। चलिए अब इसको करते हैं, तो 13x, फिर ऋण गुणा ऋण बराबर धन 4x और ऋण 26 बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से कॉमन होगा x, तो यहाँ 2x माइनस 13, इसमें से भी x बाहर हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन होगा 2, तो 2x ऋण 2 1 कम 2, 2 यहाँ 6 13 बराबर 0। दोनों में जो कॉमन होगा वो देखिए दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। दोनों 2x माइनस 13 कॉमन हो गया, बचेगा क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो पार्ट हो गए, अब ये गुणनखंड हो गए। इनमें से कोई एक मैच करना चाहिए आपके आंसर में, मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में ए बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है। अब ध्यान ये दें कि पहले दिशा को जब हम दिखाते हैं ऑन पेपर तो इस प्रकार से दिखाते हैं, ये है पूरब और ये है पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। ए जो है वो बी के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है, यहां हम बी मान लेते हैं। तो ए जो है पश्चिम में है, बी के पश्चिम में, तो पश्चिम यहां मान लेते हैं ए है। चलिए, और ये कितना दूरी हो गई 28 मीटर। सी बी के 28 मीटर उत्तर में है, सी जो है वो कहां है 28 मीटर उत्तर में। तो उत्तर कहां है, ये बी के उत्तर कह रहा है ना। देखिए फिर समझिए इसको, सी जो है बी के 28 मीटर उत्तर, तो बी के 28 मीटर उत्तर, उत्तर ये है 28 मीटर यहां मान लेते हैं। चलो यहां आ गया कौन, सी। तो अब ये ध्यान हमें देना है कि सी ए की किस दिशा में है। ए यहां है और सी की ये है पोजीशन, तो ए की किस दिशा में है सी, ए की कौन सी ये दिशा हो रही है, ए की ये दिशा हो रही है। ए के किस दिशा में सी, इस दिशा में है सी। ये कौन सी दिशा हो रही है, ये है उत्तर और पूर्व के बीच का, तो क्या है उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ए की उत्तर पूर्व दिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है PO बटा 31 का जो संबंध है NM बटा 27 से, वही संबंध 1IH बटा 17 का किससे होगा। तो आप ध्यान दें,
आई एच, देखिए जरा, पीओ मीन्स ओ पी उल्टे क्रम में रखा गया है और क्रमागत क्रम है। तो एम एन ये भी उल्टे क्रम में क्रमागत में है। एच आई ये भी उल्टे क्रम में है। इसी तरह से इसमें उल्टे क्रम में कोई है, पहले देखिए, यू वी डब्ल्यू जी, तो जी तो बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं। एम जी ये भी कोई संबंध नहीं है। ई एफ जी, तो एफ जी मीन्स आपको बी वाला मिल रहा है, और टी जी वो भी बहुत अंतर है दोनों में। तो एफ जी इधर से हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, एफ जी उल्टे क्रम में। तो हमारा तो ऑप्शन यही हो जाएगा, जी एफ। पहले तो यही मिल गया। उसके बाद ये देखिए 27 है, और 27 के बाद 31, कितना अंतर है? 27 4 31, तो 17 हुआ है ये। तो 17 के पहले 4 पहले क्या होगा? तो होगा 14, अच्छा 27 28 29 30 31, 4 का अंतर हुआ है। तो ये ऐसे नहीं है 4 का अंतर, और यहां जो है क्या होगा? 17। तो यहां जो ऑप्शन है इसी में कुछ मिस्टेक हो गया है। यहां ये जो 14 है ना, ये होना चाहिए 13, ये गलत है। ये होना चाहिए 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, तो यहां होगा 13। अब ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी, और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, यही सही होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं। देखिए स्कर्ट को यहां बेंच कहा गया है, मतलब स्कर्ट के बीच और बेंच के बीच संबंध है। ये स्कर्ट है और ये बेंच है, दोनों के बीच संबंध है, तो कुछ है, सब नहीं, कुछ कुछ पार्ट है। तो चलिए हो गया। कोई मेज बेंच, कोई बेंच मेज नहीं है, मतलब बेंच से मेज का कोई संबंध नहीं है, तो उसको अलग थलग बिल्कुल कर दिया गया। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ स्कर्ट मेज होती हैं। तो देखिए कुछ स्कर्ट मेज, तो स्कर्ट से मेज का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, बेंच और स्कर्ट का है कि कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, ये तो सही है, सब नहीं लेकिन कुछ, इसलिए सही है। सभी बेंचें स्कर्ट होती हैं, तो ये देखो उल्टा हो गया, गलत हो गया। कुछ मेजें स्कर्ट होती हैं, तो मेज से स्कर्ट का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब जरा ध्यान दें, आपके जो ऑप्शन है, देखिए इनमें सही कौन सा हुआ? पहला वाला, नहीं सॉरी दूसरा वाला, आपका दूसरा ऑप्शन है सही है। लेकिन अब जरा देखें अपने आंसर में हमें मैच करना है। यहां केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, तो ये तो गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये सही हो गया। केवल निष्कर्ष 2 और 4 निकलता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ये भी गलत है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन सा अलग प्रकृति का है? देखिए जरा, रेडियो एक ऐसा यंत्र है जिसमें आप आवाज सुन सकते हैं, टेलीफोन में भी आवाज सुन सकते हैं, टेलीविजन में आवाज सुनेंगे लेकिन देखेंगे भी, दोनों चीज होगा। वायरलेस में आवाज सुन सकते हैं, तो यहां सुन और देख दोनों सकते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा अलग है और सबसे। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा भिन्न है, इनमें कौन सा अलग है? तो देखिए जरा, इसमें एस टी इधर से उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, एल एम ये भी उल्टे क्रम में सही है, टी यू ये भी उल्टे क्रम में है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, और एस टी यू वी डब्ल्यू, तो पहले वी बाद में डब्ल्यू होता है इधर से, ये सीधे क्रम में लिखा है वी डब्ल्यू, उल्टे क्रम में जबकि सब जगह संबंध है। तो ये डब्ल्यू वी नहीं बल्कि वी डब्ल्यू होता तो सही था, ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी।
थोड़ा अलग है। समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा था और तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।